हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआरसीटी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे बायोलॉजी का 14वां लेक्चर रहने वाला है, जो आपके 11वां 12वां और जो 13वां लेक्चर था उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मेमेलिया है आपके। इसके बाद एवीज है, उस सारा वो टॉपिक चल रहा है अपने। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपन ने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ देखना अपन ने एक तो एम्फीबिया, आपके जो उभयधर्मी हैं, उभयधर्मी यानी जो आपके एम्फीबिया आते हैं जैसे मेंढक है, जो उभयचर प्राणी होते हैं, उसका हमने आपके जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ लिया, वर्गीकरण पढ़ लिया, उसके सामान्य लक्षण पढ़ लिए। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, हमने दूसरा जो पढ़ा था आपके, एक तो जो सरीसृप रेप्टाइल है, सर्प यानी रेप्टाइल के जो क्लासिफिकेशन है और जो इसके प्रॉपर्टीज है, मतलब लक्षण है, वो हमने जनरल कैरेक्टर्स के पढ़ लिए थे। इसके बाद में हमने पीसीज वर्ग के भी जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा कर लिया है। अब हमारे जो वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दो पोर्शन है। जो वर्टिब्रेट है जो आपके कशेरुक की है, उसमें दो चीजें बाकी रह जाती है अपने। एक तो रहता है एवीज यानी जो पक्षी वर्ग है वो पूरा बाकी रहता है, और एक रहता है आपका जिसे मनुष्य आते हैं नहीं, मेमेलिया बाकी रहता है। कौन सा बाकी रहता है? मेमेलिया, जो टोटल 5 थे। तो आज ये हमारा जो चौथे नंबर का है, ऐसे देखा जाए तो ये जो चौथा है एवीज के लक्षण, और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो आइए इसके लक्षण क्या है उसको देखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि और इसके बाद में आप नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें, ताकि आपके जैसे भी लैब असिस्टेंट की दूसरी जो क्लास लगती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जरूर जाएगा। एवीज के लक्षण, शरीर परों से ढका हुआ रहता है। एक बार मैं पूरे लक्षण पर समझा देता हूं आपको, इसके बाद आप एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, आप मेरे साथ लिखते रहना। तो शरीर परों से ढका रहता है यानी पंखों से ढका रहता है। तो इसका पहला लक्षण का बहुत ही सामान्य लक्षण है। जहां पे इंपॉर्टेंट होगा वो चीज मैं बता दूंगा, हाँ ये लक्षण हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, चोंच द्वारा मुख की रचना होती है, यानी जो मुंह होता है और चोंच दोनों जुड़े हुए रहते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से, ठीक है, ये कोई पक्षी है तो इस तरह से होता है। तो ये चोंच और पक्षियों का जो आकार है इसके साथ में जुड़ा हुआ है, यानी चोंच है वो मुख की संरचना के साथ में जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे नंबर की, यानी तीसरा पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, इनमें दांतों का अभाव होता है। यानी जो दांत होते हैं वो आपने पक्षियों में देखा होगा, पक्षियों में दांत नहीं होते हैं, निचले जो जबड़े होते हैं वो चोंच के द्वारा जुड़ा रहता है। पक्षियों का उपला और जो निचला जबड़ा होता है वो चोंच के द्वारा जुड़ा रहता है, और इस प्रकार की जो चोंच होती है उसके खाने को मतलब छोटा कर सकती है, बारीक टुकड़ों में तोड़ सकती है। इनमें दांतों का अभाव होता है, और भोजन को पकड़ने के लिए हार्नी प्रकार की तीखी नोक पाई जाती है, यानी तीखी चोंच पाई जाती है। तो हमें ये पॉइंट एक थोड़ा ध्यान रखना है कि पक्षियों में दांत नहीं होते हैं, उपले और जो निचले जबड़े होते हैं वो इनके चोंच के द्वारा चोंच से जुड़े हुए रहते हैं। इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जनरल कैरेक्टर के अंतर्गत। जो आपके मैं पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बता ही दूंगा। चौथा जो बिंदु है, हृदय 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब 4 कक्षी होता है, 4 चैम्बर्ड होता है हृदय। इंग्लिश टर्म में 4 चैम्बर वाला होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है, यानी हृदय जिसका हार्ट होता है वो 4 कक्षी होता है। और पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। 5वां पॉइंट हो जाएगा, पक्षी होते हैं यूरिक अम्ल का उत्सर्जन बताएं। तो अब मुझे बताओ कि अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक अब समझ में आ गया होगा आपको, कितनी बार मैंने रिवाइज करवाया है। यानी जिस पदार्थ का यानी इसके मतलब या तो मूत्र के द्वारा उस निष्कासन करे, या फिर उसका मल के द्वारा जिस पदार्थ का निष्कासन होता है वो ही उसका मतलब यूरिकोटेलिक शब्द, टेलिक शब्द जोड़ देते हैं। तो पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं? तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो अगर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं तो इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं? यूरिकोटेलिक। क्या जोड़ सकते हैं? यूरिकोटेलिक। तो यहां हम लिख सकते हैं पक्षी कैसे हैं, पक्षी है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये चीज अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यूरिक अम्ल नहीं मिले तो यूरिकोटेलिक अपन जोड़ सकते हैं इसमें। इसके बाद में ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी है महत्वपूर्ण, जो भी पॉइंट होंगे वो मैं आपको बता दिया करूंगा।
अग्र पंखों में जो अग्रपाद होते हैं यानी जो आगे वाले पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षियों के दो ही पैर होते हैं, देखा जाए तो फोर पावर मतलब चार होते हैं, लेकिन जो आगे वाले पैर होते हैं ये जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके बाद में इनका अंतःकाल, 7वां पॉइंट देखना, इनका अंतःकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। ये अस्थियां खोखली होती है और इस कारण इनका भार बहुत ही कम होता है, अतः उड़ने में समर्थ होते हैं। जिस तरह से बंदरों की बात की जाए तो बंदरों का अगर पक्षियों की तुलना में तो वो थोड़े भारी होते हैं, लेकिन उनकी भी अस्थियां खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली, बिल्कुल मांस नहीं भरा रहता है, मतलब ज़्यादा मांस नहीं भरा रहता है। तो अस्थियां जब इनका जो पूरा अस्थिर जो है ढांचा अगर वो खोखला है तो उनका वजन बहुत ही कम होगा और वो उछल कूद कर पाते हैं। जबकि मनुष्य में जो अस्थि थी वो पूर्ण रूप से मतलब खोखली नहीं है, वो भरी हुई है, तो इसलिए वो भारी है। तो कहने का मतलब है इनका जो अंतःकंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। कैसा है? अस्थियों से बना है। ये अस्थियां खोखली होती है और खोखली होने के कारण इनका वजन बहुत ही कम है। और इनमें तो अगर ऐसा एक पॉइंट और अपन मेंशन कर सकते हैं, इनमें हवा भर जाने के कारण भी उड़ने में समर्थ होते हैं। इसके बाद में 8वां पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारे लिए, इंपॉर्टेंट करना। इनमें लैंगिक द्विसमरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो इस पॉइंट को आप नोट करना। इसमें लैंगिक द्विसमरूपता पाई जाती है और इनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है और ये अंडज भी होते हैं। जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी पक्षी हैं वो लगभग 99% जितने भी पक्षी हैं वो सारे के सारे अंडज है, अर्थात अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अंडे देने वाले। इन पॉइंट को एक बार वापस समझते हैं और आप मेरे साथ एक एक पॉइंट को अब दोहराते हुए जिस तरह मैं बोल रहा हूं आप उन पॉइंट को लिखते रहिए। पहला पॉइंट लिखे, शरीर परों से ढका हुआ रहता है। यानी जो इसका शरीर है वो पंखों के द्वारा या जो परों से है उसके द्वारा ढका रहता है। शरीर परों से ढका हुआ रहता है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, सबने पक्षी देखे हैं, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। शरीर परों से ढका हुआ रहता है। इस पॉइंट को आप लिखिए। पहला पॉइंट लिख लिया आपने। इसके बाद अपन दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसको लिखें, चोंच द्वारा मुख की रचना होती है। चोंच के द्वारा मुख की रचना होती है, यानी जो चोंच है और मुंह उससे जुड़ा हुआ रहता है और उसी से पूरे मुंह की रचना होती है। ठीक है, चोंच द्वारा मुंह की रचना होती है। इस पॉइंट को लिख लिया आपने। जल्दी लिखिए, आप मेरे साथ ही अपने नोट्स को बनाते रहिए। इसके बाद अपन तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इनमें दांतों का अभाव होता है। इनमें दांतों का अभाव होता है। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ऊपरी और जो निचले जबड़े होते हैं वो चोंच के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और भोजन पकड़ने के लिए हार्नी प्रकार की एक तीखी चोंच पाई जाती है। ठीक है, इनमें दांतों का तो अभाव होता है, लेकिन जो ऊपरा और जो निचले वाला जो जबड़ा होता है वो चोंच के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। यानी पूरा मुख के द्वारा पूरी संरचना जुड़ी हुई रहती है और भोजन पकड़ने के लिए हार्नी प्रकार की एक चोंच पाई जाती है। ये इसका थर्ड बिंदु हो गया। अब अपन बात करते हैं चौथे पॉइंट की। हृदय 4 कक्षीय होता है। हृदय 4 कक्षीय होता है, ये आप लिखे 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। चौथा पॉइंट लिख लिया, जल्दी लिखे। हृदय 4 कक्षीय 4 चैम्बर्ड होता है। हृदय 4 कक्षीय होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। इसके बाद में पांचवा पॉइंट, इसके बाद में पांचवा पॉइंट लिखे, पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। अगर आपने मैं आपसे अगर इस तरह से पूछूं मैं, क्या कभी किसी पक्षी को मूत्र करते हुए देखा है? नहीं। या अगर देखा जाए तो ये हमेशा मल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अगर हम एक पॉइंट मेंशन करना चाहे तो ये कर सकते हैं। मूत्राशय का अभाव होता है पक्षियों में, जो अलग से अगर पूछा जाए तो मूत्राशय का अभाव होता है, क्योंकि लगभग सभी पक्षी मल का ही उत्सर्जन करते हैं और इसी मल में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, मूत्राशय का अभाव होता है। इस पॉइंट को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि लगभग सभी पक्षियों में मूत्राशय का अभाव होता है, वो मल के द्वारा ही यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनको यूरिकोटेलिक के अंतर्गत रख दिया जाता है। इसके बाद में 6 पॉइंट है,
अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं या परों में कन्वर्ट हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। इसके बाद में सातवां है, अब सातवां पॉइंट लिखे, जो सातवां पॉइंट हो जाएगा, इनका अंतःकंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। यह अस्थियां खोखली होती है जिनके कारण इनका भार बहुत ही कम होता है और ये उड़ने में समर्थ होते हैं। आठवां पॉइंट जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनमें लैंगिक द्विसमरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विसमरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है और इनमें निषेचन होता है, वो आंतरिक होता है। तो हमें ये पॉइंट जरूर पूछ सकता है कि जो एविज है, एविज के लक्षणों से अगर क्वेश्चन बना तो इसमें लैंगिक द्विसमरूपता पाई जाती है, चीज को याद रखना। और जो निषेचन होता है वो आपका आंतरिक होता है। इन आठों पॉइंट को आप जल्दी से उतारिए। इसके बाद में कुछ और पॉइंट है, जैसे कुछ और पॉइंट में अगर अपन इंडिया लेवल की बात करें तो डॉक्टर सलीम जो एक पक्षी वैज्ञानिक है, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन पक्षी मैन कहा जाता है, भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है उनको। जिस तरह से कैलाश सांगला को टाइगर मैन कहते हैं, पर अगर कैलाश सांगला को इंडिया लेवल पे डॉक्टर कैलाश सांगला है उसको टाइगर मैन कहा जाता है, इसी तरह डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। इसके बाद पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे हम पक्षी विज्ञान या फिर ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्नियोथोलॉजी। और इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें क्या पॉइंट हो जाएगा, जिस तरह से अपन ये लिख सकते हैं कि पक्षी ऐसे प्रथम वर्टिब्रेट है जिनमें रुधिर होता है वो गर्म होता है, यानी जो ब्लड होता है वो हल्का हमेशा गर्म ही रहता है। तो ये समतापी या नियमतापी होते हैं और ये एक ऐसे वर्टिब्रेट है जो हर मौसम में अपने आप को अनुकूलन बनाए रखते हैं, यानी अनुकूलित हो जाते हैं हर मौसम में, हर इन्वायरमेंट में वो ढल जाते हैं। ये पॉइंट लिख लीजिए, 8 पॉइंट। इसके बाद में 9, 10, 3-4 पॉइंट और बचते हैं जिनको मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, जल्दी से लिखिए इन पॉइंट को। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं। मैं 3-4 पॉइंट लिखने, इसलिए ये थोड़ा ही मैं रफ कर लेता हूं, पूरा रफ नहीं कर रहा हूं। आप अगर लिखना बाकी है तो जल्दी से लिख लीजिए यहां से। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, मतलब आपके 8 पॉइंट तो लिख लिए हमने। अगर 9वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो 9th नंबर का पॉइंट है, उसमें हम ये लिख सकते हैं कि पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान या फिर ऑर्नियोथोलॉजी कहते हैं। इनके जो नीड है इसको नीडोलॉजी कहते हैं। नीड यानी घोंसला, तो नीड विज्ञान या नीडोलॉजी कहते हैं। देखो, ये बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन इनको जब जैसे अगर सरीसृप के अध्ययन का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा, ये थोड़ी टफ हो जाता है। इसके बाद में आपके अलग अलग चीज़ें आ जाएगी जब हम सभी का अध्ययन की बात करेंगे, उनकी विज्ञान से संबंधित जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जब आपको मैं पीडीएफ के थ्रू या फिर सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लिख के जब समझाऊंगा, यानी जो क्वेश्चन के टाइप बनेंगे उसमें हम उन चीज़ों को कवर कर लेंगे यदि कुछ चीज़ बाकी रह गई हो तो इसमें अपन आपका 9वां पॉइंट आप लिख लें, तो पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान, ये तो सभी जानते हैं, पक्षी विज्ञान या पक्षी विज्ञान या ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। ये कई बार जनरल साइंस में पूछ लिया गया है कि पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। ये 9 पॉइंट हो गया। इसके बाद में 10वां पॉइंट लिख सकते हैं अपन कि पक्षी का रुधिर गर्म रहता है, यह ऐसे प्रथम वर्टिब्रेट है।
यह ऐसा प्रथम वर्टिब्रेटा है या प्रथम वर्टिब्रेट, यानी ऐसे पहले कशेरुकी है जिनका रुधिर गर्भ में रहता है, अर्थात हम इनको अर्थात यह समतापी या नियत तापी होते हैं। अर्थात ये समतापी या नियत तापी होते हैं। इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट करना, हमें एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप महत्वपूर्ण कर लेना कि पक्षियों का रुधिर हमेशा गर्म रहता है, इतना नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी हल्का गर्म रहता है। अगर इंसानों की कंपैरिजन में की जाए तो ये ऐसे प्रथम वर्टिब्रेटा हैं, यानी पक्षियों का जो कि समतापी या नियत तापी है। इस पॉइंट को आप अच्छे से इंपॉर्टेंट कर लेना। समतापी या जो नियत तापी होते हैं, कौन होते हैं? पक्षी। इसके बाद में छठा पॉइंट मैं रब कर रहा हूं। इसके बाद में यहां से जो यूनिट को हम लिख सकते हैं 11वां पॉइंट कि डॉक्टर सलीम अली को भारत का पक्षी मैन कहा जाता है या बर्ड मैन, सॉरी, इसको हम बर्ड मैन कहा जाता है, या भारत में कर सकते हैं, ठीक है, भारत का नहीं, भारत में। तो डॉक्टर सलीम अली को भारत में बर्ड मैन कहा जाता है, ये चीजों को याद रखना। इसके बाद पक्षियों को वायु का स्वामी, एक यंग नामक वैज्ञानिक थे, यानी फॉरेन के थे, तो उन्होंने पक्षियों को वायु का स्वामी भी कहा है। तो भारत में इसको हम क्या कह सकते हैं? बर्डमैन कहा जा सकता है। इसके बाद 11वां पॉइंट और लिख सकते हैं कि यंग नामक वैज्ञानिक ने पक्षियों को, यंग नामक, आप मेरे साथ जल्दी लिखते रहिए, यंग नामक वैज्ञानिक ने पक्षियों को, यंग नामक वैज्ञानिक ने पक्षियों को वायु का स्वामी कहा है, वायु का स्वामी कहा। अब क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने जब पक्षी ना प्रवास करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? ठीक है, या तो माइग्रेशन करने के लिए या फिर भोजन की तलाश में, और 2 डायमेंशन होता है, वो जिस दिशा में जाते हैं अपने जो भी भोजन है या माइग्रेशन, जो भी इनका जो प्रवास होता है, वो पूर्ण होने के बाद में अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो पक्षियों का जो प्रवास होता है, यानी ये अपने जो घर है, उनका जो नीड है, घोंसला, उस स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं, तो वो 1 डायमेंशन, एक दिशात्मक नहीं होता है, द्विदिशात्मक होता है। आपने भी अपने घरेलू जीवन में आसपास से पक्षियों को देखा होगा, छोटा मोटा घोंसला बना के कहीं रहते होंगे, तो वो पक्षी क्या करते हैं, उस घोंसले से सुबह उठ के किसी दिशा में जाते होंगे, ठीक है। इसके बाद में शाम को भी अपने आसमान में देखा होगा, सारे पक्षी अपनी घर की ओर जाते हैं, यानी जिस दिशा में गए उस दिशा से वापस होते हुए अपनी, यानी 2 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन नहीं है, ठीक है, द्विदिशात्मक है, 1 दिशात्मक नहीं होगा इनका जो प्रवास है वो। इसके बाद में इसलिए, और इनका अध्ययन इन्होंने क्या किया, दूरबीन के सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से, कैमरे में रिकॉर्ड किया, किस तरह से आते हैं वो, किस तरह से जाते हैं, काफी अध्ययन किया था। यंग नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पक्षियों के बारे में काफी रिसर्च की, इनके प्रवास के बारे में, मोस्ट ऑफ इनके जो प्रवास था उनके बारे में। तो इसलिए इन्होंने अंत में वायु का स्वामी कह दिया, यानी हवा में सुबह में उड़ते हैं, फिर हवा के हिसाब से ही सुबह शाम को वापिस आ जाते हैं अपने घरों में। तो इन्होंने कई रिसर्च करने के बाद यंग नामक वैज्ञानिक ने पक्षियों को वायु का स्वामी कहा। जितने भी पॉइंट हो सकते थे, इस पॉइंट को आप याद रखना, जो इंडिया के लिए अपने हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ना केवल लेब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, अदर इंडियन लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम है, अगर इंडिया का जीके है और पक्षी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत ये हमेशा आपको पढ़ने मिलेगा कि डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहते हैं और कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन कहा जाता है, ठीक है। तो इन 11 पॉइंट को आप जल्दी से उतारिए। इसके बाद हम एवीज का जो क्लासिफिकेशन है, एवीज का जो वर्गीकरण है, उसके बारे में बात करते हैं। आप जल्दी से इसको अपने रजिस्टर, आपके जो भी नोटबुक है उसमें उतार दीजिए।
एविज के जो 10-11 पॉइंट लिखवाए थे वो आपने लिख लिए होंगे, जो इसके सामान्य लक्षण थे और क्या जानकारी थी वो भी हमने बता दिया था। अब आते हैं एविज के क्लासिफिकेशन पे, एविज के वर्गीकरण पे, यानी जो पक्षी वर्ग है उसका वर्गीकरण करते हैं। तो एविज यानी इसके दो उपवर्ग हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम दो उपवर्ग, क्या लिख सकते हैं, दो वर्ग या फिर दो उसके उपवर्ग हैं। एक तो है आर्की ऑर्निथीज है और एक है नियो ऑर्निथीज। एक है आर्कियो ऑर्निथीज, क्या कहा जाता है, आर्कियो ऑर्निथीज, और दूसरा कहा जाता है नियो ऑर्निथीज, क्या कहा जाता है, नियो ऑर्निथीज। अब देखना, ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आप कोई रेफरेंस बुक लाते हो तो भी ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ें काफ़ी मतलब यानी कहने का मतलब है जो आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो नोट्स हैं, एक लेवल से सारी चीज़ें पढ़ाई गई है, आप देख लेना। अगर कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ तो आर्कियो ऑर्निथीज और नियो ऑर्निथीज के बारे में अगर डिटेल से नहीं बता, क्या करेगा, एविज के सामान्य कुछ लक्षण लिख लेगा या कुछ और चीज़ें आपको मतलब जिस तरह से कुछ एग्जाम्पल बता देगा। लेकिन यहाँ हम वो पैटर्न चला रहे हैं कि यानी आपके क्वेश्चन कहाँ तक पूछ सकता है वो सारी संभावना लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी में बहुत बेसिक चीज़ें लिखी है वो तो है ही, इसके अलावा इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की है जो कि एक्स्ट्रा भी है। तो आर्कियो ऑर्निथीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका पहला लिख लो, अगर नाम नहीं लिखा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पॉइंट नहीं लिखे तो एविज है। देखो, इसमें जुरेसिक काल के आदिम छिपकली समान पक्षी पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, छिपकली के समान, यानी कहने का मतलब है एक बड़ी छिपकली के समान, जैसे आपके कहने से डायनासोर के टाइप के अपन ले सकते हैं, या फिर जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आपने जो फर्स्ट ईयर है बीएससी फर्स्ट ईयर में उसमें देखा होगा, आर्कियोप्टिक्स के बारे में पढ़ा होगा कि जो कि रेप्टाइल्स और एविज के बीच की योजक कड़ी होती है, उनके बीच में तो यहाँ देखें, इसमें जुरेसिक काल के आदिम छिपकली के समान पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये इसका पहला पॉइंट हो गया, इसको एक बार पढ़ते हैं, इसके बाद डिफरेंस के माध्यम से पढ़ते हैं, अंतर करते हैं। पक्षियों में पंख युक्त पूंछ होती है, यानी जो पूंछ होती है और पंख होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। पंख युक्त पूंछ होती है, पूंछ और जो पंख है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और दोनों जबड़ों में दांत सॉकेट्स पाए जाते हैं, यानी दांत पाए जाते थे। जो दांत जो इंसानों में भी देखे तो ये जबड़े हैं, ठीक है, ऊपर वाला तो जबड़ों में दांत के खांचे बने हुए, सॉकेट्स इंग्लिश सब वर्ड लिया है मैंने, यानी दांत के खांचे हुए बने हुए, सॉकेट्स का मतलब दांत के खांचे बने हुए, दांत के सॉकेट्स बने उपस्थित होते हैं। इसके बाद पाइगोस्टाइल अनुपस्थित होता है। अब पाइगोस्टाइल क्या होता है, मतलब ये मतलब हम कशेरुकों के अंदर को पढ़ रहे हैं, तो यानी जो आपके कशेरुक है, कशेरुक दंड होती है, तो यानी 12 से 13 जो हड्डियां होती है कशेरुक, वो आपस से मिलकर एक विशेष, और अंतिम में वो मतलब जिस तरह से कहने का मतलब ये ले लो आप, तो यहाँ से एक हड्डी, यहाँ से हड्डी, यहाँ से हड्डी, तो 12-13 हड्डियां मिलकर अंतिम में एक विशेष प्रकार की संरचना बनाती, जिसे पाइगोस्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाइगोस्टाइल। तो कहने का मतलब जिस तरह से एक लंबी छिपकली है, तो जिस तरह से कोई छिपकली है तो उसके रीढ़ की हड्डी में यूं करके 10-12 यानी 12-13 कुछ आपकी कशेरुक दंड होगी, यानी हड्डियां होगी वो, ठीक है। अब हड्डियों के बाद में एक विशेष प्रकार की अंतिम में कुछ विशेष संरचना बनती है, जिसे पाइगोस्टाइल कहा जाता है। ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी कहलाती है, जिसे आर्कियोप्टेरिक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ये जो पूरा लिखा इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्कियोप्टेरिक्स। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि यानी सरीसृप यानी जो आपके रेप्टाइल्स है एंड पक्षी वर्ग यानी एविज जो है उन दोनों के बीच की योजक कड़ी है, यानी जो आर्कियोप्टेरिक्स है, ठीक है, ये आपका आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी कहलाती है। एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। इस आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ गुण तो पक्षियों के समान पाए जाते हैं और कुछ गुण होते हैं वो रेप्टाइल्स के समान पाए जाते हैं, ठीक है। हमें इनके गुण नहीं पढ़ना है, अगर देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन आज तक तो इनके आर्कियोप्टेरिक्स से अलग से गुण अगर टॉपिक मेंशन होता है कि हमें आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में पढ़ता है तो इनकी हम टाइप स्टडी डिटेल से कर देते हैं। आपने टाइप स्टडी सुना होगा, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। फिर से बता रहा हूँ, आर्कियोप्टेरिक्स कुछ लक्षण तो रेप्टाइल्स के पाए जाते हैं और कुछ जो इसके जनरल प्रॉपर्टीज है वो एविज की पाई जाती है, पक्षियों की। इसके कारण इन दोनों के बीच में रखा जाता है, इनकी योजक कड़ी कहलाती है आर्कियोप्टेरिक्स, याद रखना।
इसके बाद नियो और नियोऑर्निथिज सभी जीवित पक्षी तथा कुछ विलुप्त पक्षी इस वर्ग में आते हैं। यानी कहने का मतलब आज के टाइम में आप जितने भी प्रकार के पक्षी देखते हैं और कुछ ऐसे पक्षी जो विलुप्त भी हो चुके हैं, रेड डाटा बुक, ठीक है, अपने हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 11-12 में भी पढ़ा कर रेड डाटा बुक होता है ना, जो ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त होने की कगार पे है, खतरे में है, उनके नाम, उनका किस तरह से, उन सारी चीज़ों की जानकारी रखती है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो इसमें सभी जीवित पक्षी, यानी आज के टाइम में जितने भी जीवित पक्षी है वो नियोऑर्निथिज के अंतर्गत रखे जाते हैं। पक्षियों में दांत का अभाव, लेकिन कुछ विलुप्त पक्षियों में दांत उपस्थित थे। यानी कहना का मतलब है आज के टाइम में मैंने अभी लक्षण में बताया था, जो भी जीवित पक्षियों में दांत का अभाव है, जो चोंच है वो हार्नी प्रकार की तीखी चोंच है, वो भोजन को टुकड़े करने में उनको पकड़ने में सहायक होती है। तो आज के टाइम में पक्षियों के जबड़े खोल के, जो चोंच इसको खोल के देखना, आपको दांत नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पक्षियों में दांत का अभाव होता है, लेकिन कुछ ऐसी विलुप्त प्रजातियां थी जिनमें दांत थे भी सही, दांत के सॉकेट्स बने हुए थे, दांत थे, लेकिन आज के टाइम में नहीं है। पूंछ में कशेरुक के 13 से कम, मैंने बताया था ना, यानी 12-13 के समथिंग कुछ कशेरुक होती है, यानी जो हड्डियां होती है वो आपकी कशेरुक दंड। तो कशेरुक कम और अंतिम यानी कितनी कशेरुक होती है, नियोऑर्निथिज के अंतर्गत जितने भी पक्षी रखे जाते हैं उनमें कम से कम 10 से 12 के बीच में, 13 से कम कशेरुक होती है, कोडेटा एंड नॉन कोडेटा के हिसाब से, ठीक है, 13 से कम। और अंतिम कशेरुक आपस से मिलकर पाइगोस्टाइल, यही चीज है, पाइगोस्टाइल का निर्माण करती है। तो इसमें पाइगोस्टाइल नहीं होता है और इसमें पाइगोस्टाइल होता है। वर्तमान के सभी पक्षी, तो नियोऑर्निथिज के अंतर्गत क्या आ जाता है, वर्तमान के सभी पक्षी। अब दोनों को डिफरेंस के माध्यम से समझो, अंतर करते हुए। इसमें जुरासिक काल के आदिम छिपकली समान पक्षी आते हैं, इसमें जीवित पक्षी तथा कुछ विलुप्त पक्षी इस वर्ग में आते हैं। यानी आज के टाइम में ये तो है ही नहीं, ठीक है। यानी आर्कियोऑर्निथिज के अंतर्गत जिनको रखा जाता था वो है ही नहीं। क्या ऐसा कोई पक्षी देखा जो छिपकली के समान था? आर्कियोप्टेरिक्स देखा क्या? नहीं देखा, तो वो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन नियोऑर्निथिज के अंतर्गत वर्तमान में जितने भी पक्षी इसके अंतर्गत आते हैं। पक्षियों में पूंछ पंख यानी पंख होता है वो युक्त, यानी पूंछ होती है वो पंख दोनों एक साथ जुड़े हुए तथा दोनों दांत जबड़े में दांत साइकेट्स पाए जाते हैं। यानी इसके अंतर्गत दांत उपस्थित थे। इसके अंदर क्या थे? दांत उपस्थित थे। इनमें पक्षियों में दांत का अभाव है, वर्तमान में भी अभाव है, लेकिन ऐसी कुछ जातियां थी जिनमें दांत पाए जाते हैं। यहाँ विलुप्त लिखा है मैंने, विलुप्त, कुछ जातियां थी जिनमें दांत पाए जाते थे। लेकिन हमें क्या याद रखना, अगर डिफरेंस के माध्यम से पूछ लिया कि निम्न में से किस में दांत नहीं थे, आर्कियोऑर्निथिज, नियोऑर्निथिज, इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों में से, या इनमें से कोई, इस तरह से 4 ऑप्शन बना सकता है। तो हमें याद रखना है किसमें नहीं थे, इसमें तो थे, इसमें नहीं है, क्योंकि आज भी नहीं है। इसके बाद ये आपका तीसरा पॉइंट, पाइगोस्टाइल अनुपस्थित है। अब पाइगोस्टाइल है क्या है, देखो, यानी जो पूंछ में, देखो जिस तरह से अगर आप छिपकली देखते हैं अपन, ठीक है, तो अगर छिपकली की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, अपन एक छिपकली, अगर छिपकली नहीं बने तब इसे पूंछ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पूंछ होती है, ठीक है। अगर किसी छिपकली की पूंछ देखे तो अगर जिस तरह डायनासोर देखो और आर्कियोप्टेरिक्स का डायग्राम देखना, ठीक है, या फिर जब क्वेश्चन के जब इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब मैं आर्कियोप्टेरिक्स का एक डायग्राम लाऊंगा, उसकी पूंछ में और ऐसे कई आपको मिल जाएंगे, तो जिनमें जो रीढ़ लास्ट में जो पूंछ होती है, जो रीढ़ की हड्डी चलती चलती आती है, उसमें जो हड्डियां होती है कशेरुक, तो उनमें क्या होता है, इनमें कशेरुक यानी पूंछ में कशेरुकाएं 13 होती है, यानी 13 से कम, 10 से 12 के बीच में होती है, 13 से कम। और अंतिम कशेरुका, अंतिम वाली जो कशेरुका आपस में मिलकर एक विशेष स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे पाइगोस्टाइल कहा जाता है। तो पाइगोस्टाइल इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। और ये शरीर और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी कहलाती है आर्कियोप्टेरिक्स। फिर से बता रहा हूँ, आर्कियोप्टेरिक्स हमारे लिए ये जो बिंदु है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना, अब 5 स्टार लगा लो इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वर्तमान के सभी पक्षी इसमें आते हैं, और आर्कियोऑर्निथिज के अंतर्गत आपकी
आर्कियोप्टेरिक्स आता है। तो इन पॉइंट को मैंने आपको समझा दिया है। जिस तरह से अगर पॉइंट लिखे, इसका ये पहला पॉइंट, डिफरेंस नहीं कर रहे हैं हम, इसको पढ़ रहे हैं, इनकी स्टडी है, टाइप स्टडी नहीं है, जनरल कैरेक्टर्स हैं, ये सामान्य लक्षण है। तो इनको पढ़ लो कि ये तो इजी, हमें पढ़ना ही नहीं, इतना हमें पढ़ना है, इसके बारे में और यानी क्लासिफिकेशन नहीं करना, इसका और वर्गीकरण नहीं करना, क्योंकि ये तो है ही नहीं वर्तमान में। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो जल्दी से इसको उतारिए, फिर इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण। जल्दी से इसको आप उतारिए। अब हम बात करते हैं नियो ऑर्निथीज के क्लासिफिकेशन की, इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। जो आर्कियोप्टेरिक्स क्या था और वर्तमान में कौन से जीवित पक्षी है और उनमें क्या लक्षण थे, हमने वो नियो ऑर्निथीज के अंतर्गत बात कर दी। और नियो ऑर्निथीज के अंतर्गत जो आर्कियोप्टेरिक्स आ रहा था, वर्तमान में जो विलुप्त प्रजाति है, उनके बारे में हमने देख लिया था। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहला है ओडोंटोग्नेथी, नियोग्नेथी और रोहिडी और इम्पेनी। क्या हो जाएगा ये आपका? इम्पेनी हो जाएगा। अब इनके बारे में हमें एक एक के लक्षण और हमें सबसे ज़्यादा याद रखने हैं इनके एग्जाम्पल, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन आया तो किस प्रकार आएगा ये बता देता हूँ। जिस तरह से आपका हो गया कोलंबा लिविया या कोलंबा, ये कबूतर है, और सिटिकुला ये तोता है। तो कबूतर को या कोलंबा को निम्न में से किस में रखा जाता है? तो इसमें दे देगा आपको ओंटोग्नेथी, नियोग्नेथी, रोहिडी या फिर इम्पेनी। या फिर ये नहीं दिया तो नियो ऑर्निथीज, फिर फिर आपका दिया था ऑर्को ऑर्निथीज। तो उनमें से जो दो प्रकार तो इनके टाइप थे वो, या फिर हमें पॉसिबिलिटी होगी इनमें से देने की। नियो ऑर्निथीज है, रोहिडी है और इम्पेनी। 3-4 ऑप्शन ये दे देगा और पूछ लेगा कि कोलंबा लिवा के कोलंबा को या कबूतर को किस में रखा जाता है। या फिर पूछ लेगा कि पेंगुइन जो चिड़िया है या पेंगुइन है, उसको किस में रखा जाता है। ऑस्ट्रिच चतुर्मुख है, कीवी है, उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार हमें बना के पूछ सकता है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओडोंटोग्नेथी। एक बार मैं सारा समझा देता हूँ, इसके बाद आपको सारे एक एक पॉइंट वापस लिखवाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ओडोंटोग्नेथी ये आपका हो जाएगा, ये विलुप्त है, क्योंकि हमने इसके अंतर्गत क्या पढ़ा था? इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसके अंतर्गत वो प्रजातियां थी जो वर्तमान में तो उपस्थित तो है ही, लेकिन यानी आधुनिक प्रजातियां, सभी पक्षी की आधुनिक प्रजातियां इसके अंतर्गत आती है, लेकिन इसके अंतर्गत वो भी प्रजातियां आती है जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। तो ये पहला जो है वो विलुप्त वाली जातियां हैं, यानी विलुप्त जो प्रजातियां उनकी जानकारी देता है। तो ओडोंटोग्नेथी के बारे में ये विलुप्त है, यानी पहला पॉइंट ये विलुप्त हो जाएगी। दांत युक्त पक्षी थे, हमने इसके अंतर्गत बात की थी, जो विलुप्त हो चुके हैं उनमें दांत थे, जो वर्तमान में उनमें दांत नहीं है, जबड़ों में मतलब चोंच और जुड़े हुए। लेकिन जो पुराने पक्षी जो मतलब जो प्राचीन काल में पाए थे, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुके, उनमें दांत थे, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था अलग। तो इसमें दांत युक्त पक्षी थे, इनमें पाइगोस्टाइल नहीं पाया जाता था। अब क्योंकि हमने पढ़ा था जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनमें जो कशेरुकाएं होती है वो अंतिम में नहीं मिलती है, तो पाइगोस्टाइल नहीं था, ठीक है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स और वर्तमान प्रजाति ऐसी कुछ है जिनमें कशेरुकाएं अंतिम 10-12 जो लास्ट 13 से कम होती है जाके अंतिम में मिल जाती है और विशेष प्रकार की संरचना बनाती है, पाइगोस्टाइल उपस्थित होता है, लेकिन इनमें पाइगोस्टाइल उपस्थित नहीं था। हेस्पोरेनियस ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा हेस्पोरानियस या हेस्पोरेनियस, इसका एग्जाम्पल है। देखो ओडोंटोग्नेथी ये विलुप्त है, क्या हो जाएगा? वर्तमान में विलुप्त है। दांत युक्त पक्षी हैं, कैसे हैं ये? दांत युक्त पक्षी हैं, इसमें पाइगोस्टाइल नहीं पाया जाता है, क्योंकि पाइगोस्टाइल बताया जो कशेरुका है, पूंछ में जो कशेरुका पाई जाती है और अंतिम कशेरुके आपस में मिलकर एक संरचना बनाते हैं, पाइगोस्टाइल कहते हैं, लेकिन इनमें नहीं होती है। फिर हेस्पोरेनस ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक बार अब इसको समझ लेते हैं। नियोग्नेथी वर्तमान पक्षी उड़ने वाले, यानी वर्तमान में जितने भी उड़ने वाले पक्षी है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? नियोग्नेथी के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमें क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जितने भी जीवित पक्षी है जो कि उड़ने वाले हैं उनको निम्न में से किस उपवर्ग में या किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो ये आपका हो जाए नियोग्नेथी में रखा जाता है। अब देखना
वर्तमान में उड़ने वाले पक्षी है, ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस दांत विहीन है, वर्तमान के पक्षियों में दांत है ही नहीं, तो दांत विहीन है। पाइगोस्टाइल उपस्थित है, हमने पढ़ा जो पूंछ वाली बाघ है, जहाँ अगर देखो किसी किसी में नहीं हो सकती है, जिसमें पूंछ वाली बाघ है वहाँ कुछ कशेरुका आपस में मिल के एक विशेष संरचना बनाती है, ये इसमें पाइगोस्टाइल उपस्थित है। जैसे उदाहरण है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ये दो एग्जाम्पल लिखे, एक तो कोलंबा यानी कबूतर और सिटेकुला, ये हो जाएगा सिटेकुला एग्जाम्पल है आपका तोता का, यानी जो पैरोट होता है उसका एग्जाम्पल है, यानी कबूतर, तोता। इसके बाद मोर भी हो सकता है, मोर है। इसके बाद चिड़िया, यानी जितने भी जीवित पक्षी है उड़ने वाले, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जो मोर हो गया, तोता हो गया, चिड़िया, कबूतर, तो नियोगनेथी के अंतर्गत रखे जाते हैं। रोहिटी, दौड़ने की क्षमता लेकिन उड़ने में असमर्थ, ये भी पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। शतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच, ये इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है। हमें यहाँ से क्वेश्चन, ये देखो एक तो यहाँ से और यहाँ से, दौड़ने की क्षमता होती है लेकिन उड़ने में असमर्थ होते हैं, ऐसे पक्षियों को रखा जाता है, तो रोहिटी या रोहिटी के अंतर्गत रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल तो शतुरमुर्ग आपका है, ये इसको चतुर्मुर्ग नहीं पढ़ेंगे, ये है शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग, इनको ऑस्ट्रिच कहा जाता है, साइंस की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रिच कहा जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा किवी, ठीक है, न्यूजीलैंड का जो पक्षी है किवी, जो उड़ नहीं सकता है, ये किवी हो जाएगा आपका। तो एक तो ऑस्ट्रिच और किवी दोनों ऐसे पक्षी हैं जिनमें दौड़ने की तो क्षमता है लेकिन उड़ नहीं सकते हैं, ये आपके रोहिटी के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके बाद देखना इम्पेनी, ये क्या हो जाएगा आपका इम्पेनी, तो जलीय पक्षी। और जलीय पक्षी हमारे दिमाग में आते ही सबसे पहले पेंगुइन आता है, ठीक है, ध्रुवों पे पाया जाता है, तो जलीय पक्षी आ जाते हैं। पाद जाल युक्त होते हैं, यानी जो इनके पैर वाले होते हैं, सारे जाल से मिले हुए रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जी, इंसानों की टांगे अलग है, इस तरह नहीं। पेंगुइन चिड़िया आपने देखी होगी मूवियों में या फिर अपने किसी भी छोटे मोटे वीडियो में तो देखी होगी आपने। तो ये पाद युक्त, यानी जो पाद है, यानी जो पैर है, वो जाल युक्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका पेंगुइन चिड़िया, यानी पेंगुइन हो गया। तो अब बात कर लेते हैं इनके पॉइंट की। तो सबसे पहले आप लिखें एविज का वर्गीकरण, वो तो हमने लिख लिया। इसके बाद नियो ऑर्निथिज लिखें, क्या लिखें, नियो ऑर्निथिज लिखें। नियो ऑर्निथिज लिखने के बाद ओडोंटोग्नेथी, नियो ऑग्नेथी, रोहिटी और इम्पेनी, ये चारों जिस तरह से मैंने चार्ट के माध्यम से लिखे हैं, ओडोंटोग्नेथी, नियोग्नेथी, रोहिटी और इम्पेनी, ये चारों पॉइंट लिख लें, ठीक है। इन चारों पॉइंट को लिख लो एक बार, और ये इसके बाद मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवाता हूं, जल्दी से लिखें। सबसे पहले लिख लो आप ओडोंटोग्नेथी के, आपके रजिस्टर में जिसमें भी आप लिख रहे हो, जो भी आपकी नोटबुक है, उसमें थोड़ा छोटा छोटा करके स्पेस करके लिख ले, तो आपके एक ही पेज पे अपने चारों पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। आपके एक ही पेज पे चारों पॉइंट आ जाएंगे। पहले लिखें ओडोंटोग्नेथी, ठीक है। अब इसमें लिखें ये विलुप्त है, इसके अंतर्गत लिखें पहला पॉइंट, ये विलुप्त है। आप पॉइंट लगाएं या फिर एरो करके लिखें, ये आपकी इच्छा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। स्टार बनाओ, डिजाइन बनाओ, एरो बनाओ, पॉइंट बनाओ, ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से लिखते हो। लिख लिया, ये विलुप्त है। दूसरा पॉइंट लिखें दांत युक्त पक्षी है। कैसे हैं ये, दांत युक्त पक्षी है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दांत युक्त पक्षी है। क्या हो जाएगा, दांत युक्त पक्षी है। दो पॉइंट लिख लिए, विलुप्त पक्षी है, दांत युक्त पक्षी है, ये हो गया, विलुप्त है, दांत युक्त है। तो तीसरा लिखिए इनमें पाइगोस्टाइल नहीं पाया जाता है। लिखें इसमें, इनमें पाइगोस्टाइल नहीं पाया जाता है। इनमें पाइगोस्टाइल नहीं पाया जाता है। लिख लिया। तीसरा पॉइंट, इनमें पाइगोस्टाइल नहीं पाया जाता है, ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद चौथा पॉइंट उदाहरण लिखें, हेस्पोरानिरस, हेस्पोरानिरस या फिर हेस्पोरानिस या फिर हेस्पोनिरस, इस प्रकार से इसको एग्जाम्पल लिख ले आप, ठीक है। देखो कई बुक में इसको, ये जो आधा र है,
इस आधे रो को कई जगह यहाँ पे लिख लिया है और कई जगह इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तो यही है, लेकिन हमें इतना याद रखना है हेस्पेरिनस। ये एग्जाम्पल हो गया। देखो एक बार वापिस, पहला पॉइंट विलुप्त है, दूसरा दांत युक्त पक्षी है, इसमें पाइगोस्टाइल नहीं पाया जाता है, और चौथा इसका एग्जाम्पल हो गया। ये लिख लिया आपने। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से पॉइंट अब बनाते हुए व्यवस्थित रूप से आप लिखें, ताकि मतलब एक ही बार में जब देख रहे हो तो आपके वीडियो में, पहले वीडियो में समझ लो या दूसरी बार इसको नोट्स बना लो। इसके बाद में है दूसरा लिखा नियो एग्नेथी, नियो एग्नेथी लिखना। दूसरा लिखें नियो एग्नेथी, उसमें लिखें वर्तमान पक्षी, यानी वर्तमान में उड़ने वाले पक्षी, ऐसे भी लिख सकते हो, वर्तमान में उड़ने वाले पक्षी या आधुनिक पक्षी। वर्तमान में उड़ने वाले या वर्तमान में उड़ने वाले जो आधुनिक पक्षी है, ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। लिख लिया आपने, पहला पॉइंट लिखें वर्तमान पक्षी या वर्तमान में उड़ने वाले पक्षी, ये पहला हो गया। दूसरा लिखें दांत विहीन पक्षी, दांत विहीन पक्षी, यानी वर्तमान में जितने भी पक्षी दांत तो पाए नहीं जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं दांत विहीन पक्षी। क्या लिख सकते हैं? दांत विहीन पक्षी लिख सकते हैं। इसके 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद ये थर्ड लिखें पाइगोस्टाइल उपस्थित होती है, पाइगोस्टाइल उपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट लिखें पाइगोस्टाइल उपस्थित होती है। पाइगोस्टाइल क्या होती है मैंने आपको बार बार बता दी है। इसमें लिख लें, देखो वर्तमान पक्षी या आधुनिक पक्षी उड़ने वाले। दूसरा लिखना दांत विहीन, दांत नहीं होते हैं। तीसरा लिखना पाइगोस्टाइल उपस्थित होते हैं। तीसरा हो जाएगा पाइगोस्टाइल उपस्थित होते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल कोलंबा यानी कबूतर, और सिटेकुला यानी तोता, फिर मोर है, चिड़िया है, आदि पक्षी, आदि वर्तमान में पाए जाने वाले पक्षी। उदाहरण लिखना कोलंबा लिविया या फिर कोलंबा या कोलंबो भी लिखते हैं, ठीक है, इसको कोलंबो भी कहते हैं। कबूतर, सिटेकुला यानी तोता, फिर मोर हो गया, फिर चिड़िया आ गया, आदि वर्तमान में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो नियोग्नेथी के अंतर्गत रखे जाते हैं। लिख लिया आपने। इसके बाद लिखे रोहिटी, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है रोहोटी, ठीक है, इसको इस तरह भी लिख लिया है रोहोटो, या फिर इसको रोहिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोहिटी भी कहा जाता है। अब बात करते इसमें लिखें दौड़ने की क्षमता लेकिन उड़ने में असमर्थ, लेकिन उड़ने में समर्थ नहीं। दौड़ने की क्षमता वाले पक्षी लेकिन वो उड़ नहीं सकते हैं। क्या हो जाएगा इसमें? पहला दौड़ने की क्षमता होती है, आपने शुतुरमुर्ग देखा होगा, ऑस्ट्रिच देखा होगा, कई मूवियों में देखा होगा, मतलब ठीक है, रियल में भी अगर जू में गए होंगे, जू में भी आपने देखा होगा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है वो वर्तमान में जीवित प्राणियों के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा की। दौड़ने की क्षमता लेकिन उसमें उड़ने में के समर्थ नहीं होते हैं। ये जो शुतुरमुर्ग होते हैं ये उड़ नहीं पाते हैं। आपने मूवी भी देखी होगी द रॉक वाली, उसमें बताया गया है ये कितने सारे दौड़ते हैं, पता झुंड के पीछे, आपने मूवी देखी होगी। तो दौड़ने की क्षमता, पूंछ कशेरुकाएं अलग अलग होती है, ये जो इसका ये पहला पॉइंट। दूसरा पूंछ कशेरुकाएं यानी जो पूंछ में कशेरुका पाई जाती है वो अलग अलग होती है। तो आप सोचो अगर पूंछ में कशेरुका अलग अलग है तो क्या पाइगोस्टाइल का फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं, यहाँ पे पाइगोस्टाइल तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि पाइगोस्टाइल में क्या होता है, कशेरुकाएं अंतिम जो कशेरुका आपस में मिल जाती है तो मिलने के बाद में पाइगोस्टाइल बनती है। तो जहाँ पे कशेरुका अलग अलग होगी वहाँ पे पाइगोस्टाइल नहीं बनेगा। ये पॉइंट आप दिमाग में अच्छे से याद कर ले, कशेरुकाएं मिलेगी तो ही बनेगा। पूंछ कशेरुकाएं अलग रहेगी, यानी जो पूंछ में कशेरुकाएं पाई जाती है अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। पाइगोस्टाइल अनुपस्थित, भाई जब कशेरुकाएं अलग अलग हैं तो पाइगोस्टाइल का तो फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि पाइगोस्टाइल कैसा है? पाइगोस्टाइल अनुपस्थित है। तो 1 2 3 थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पाइगोस्टाइल अनुपस्थित होता है। क्या हो जाएगा? पाइगोस्टाइल अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल लिखें शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच और कीवी। कीवी न्यूजीलैंड की चिड़िया आई थी, तो जो उड़ने में असमर्थ है, एक तो शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच
और कीवी दोनों ही दौड़ सकते हैं। काफी तेज गति से दौड़ सकता है ये ऑस्ट्रिच, लेकिन ये उड़ने में असमर्थ है। इम्पेनी के अंतर्गत लिखें, ये लिख लिया आपने, ऑस्ट्रिच और कीवी दोनों एग्जाम्पल लिख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं इम्पेनी के। तो इम्पेनी जलीय पक्षी, जितने भी जलीय पक्षी आते हैं वो इम्पेनी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? इम्पेनी के अंतर्गत। पाद जाल युक्त, पाद यानी पैर, जो पैर होते हैं वो जाल युक्त होते हैं, पूरे इस तरह से मिले हुए रहते हैं, जाल युक्त। अब पेंगुइन चिड़िया का फोटो देख लेना, पैर पाद जो जाल युक्त होते हैं, वहां से उसका आपको समझ में आ जाएगा। पाद युक्त जाल होते हैं, यानी पाद जो पैर होते हैं वो जाल युक्त होते हैं, इम्पेनी के अंतर्गत जलीय पक्षी आते हैं। इसके बाद पेंगुइन इसका उदाहरण है, पेंगुइन चिड़िया लिखो या पेंगुइन लिखो। ये हमने एविज के जो सामान्य लक्षण थे, जनरल कैरेक्टर ने, वो पढ़ लिया। द क्लासिफिकेशन ऑफ एविज, यानी एविज का जो वर्गीकरण था उसको देख लिया। किस हिसाब से ये एग्जाम्पल याद कर लेना जो मैंने, एक तो यहाँ से विलुप्त है, वर्तमान में उड़ने वाले, वर्तमान में दौड़ने वाले लेकिन उड़ते नहीं, और जलीय पक्षी। ये एग्जाम्पल अच्छे से याद करना, एग्जाम्पल से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब ये पूरा आपने उतार लिया है, मैंने एक पॉइंट बोल दिया आपको। इसके बाद में भी 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट, तो आप इसको उतार लीजिए, कुछ बाकी रह गया। इसके बाद इसको रफ करके हम मेमेलिया के जो जनरल कैरेक्टर है, सामान्य लक्षण है, उनकी बात करते हैं, और उनके क्लासिफिकेशन ऑफ मेमेलियन की बात करते हैं। जो आपके मेमेली है स्तनधारी, उनके लक्षणों की बात करते हैं। तो जल्दी से इसको उतारिए आप। एविज के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, जितना भी मतलब जैसे क्लासिफिकेशन उसका क्या था, उसके जो सामान्य लक्षण क्या थे, उनकी बात कर ली थी। अब बात करते हैं मेमेलिया के लक्षण की, यानी इसके जनरल जो कैरेक्टर है, इनके जो सामान्य लक्षण हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो अब देखते हैं, देखो जिसे स्तनधारी के अंतर्गत आप जिस तरह से मनुष्य, अगर अपन मनुष्य की बात करते हैं, कंगारू की बात करते हैं, प्लेटिपस की बात करते हैं, इन तीनों को अलग अलग मैंने डिवाइड किया है। इनको भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा कि इसके अंदर कौन कौन है इसके अंदर। तो अब ऐसे बात देखा जाए तो मनुष्य में क्या विशेषता पाई जाती है, एक मनुष्य के अंतर्गत उसको सारी विशेषता खुद ही पता है। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ें हमें, यानी जो लक्षण है वो नाक के बराबर है, हमें पढ़ने की इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं होती है। यानी श्वसन क्रिया फेफड़ों के द्वारा है। इसके बाद पॉइंट और मेंशन करना चाहे तो त्वचा, मतलब त्वचा पे हल्के हल्के छोटे छोटे बाल या रोम होते हैं। इसके बाद में जो फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया की जाती है। बहुत सारे ऐसे मतलब आपके लक्षण होंगे जो हम खुद ही बना के लिख सकते हैं। उदर गुहा, मतलब आपकी कौन कौन सी कैविटी पाई जाती है। फिर डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है, जो वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है, डायफ्राम पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हो जाएंगे, कम से कम ऐसे लिखना चाहे तो 20-25 आपके नॉर्मल जो जनरल कैरेक्टर्स है, सामान्य लक्षण है, उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ मतलब नॉर्मली ये बताने के लिए लिखे हैं कि हाँ, मतलब इस तरह से हमें इनमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, बाकी अदरवाइज चल जाएगा। हमें इनके लक्षण पढ़ने की इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो ये नाम है, ये कई बार नाम जो साइंस की भाषा में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जो आपके बायोलॉजी की भाषा में अलग नाम होते हैं और अपन ऐसे नॉर्मली अलग नाम लेते हैं। जिसे मनुष्य का होमो सेपियंस सेपियंस रहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, वो हमें थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। जिससे बात करते हैं मेमेलिया के लक्षण की, तो इनमें दुग्ध ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां होती है, सभी जानते हैं, ठीक है, कि जो भी स्तनधारी है, नाम ही स्तनधारी है, यानी मेमेलिया के लक्षण पढ़ रहे हैं, नाम स्तनधारी है, तो यानी इनमें दुग्ध ग्रंथियां या फिर स्तन ग्रंथियां होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा, ये जीव अपने शिशुओं का जो पोषण है वो दूध के द्वारा करती है। यानी जब शिशु जब तक प्रॉपर वे में जब यानी वो खाना खुद सीख नहीं जाता है, ठीक है, तो तब तक अगर जो छोटा है, शिशु की बात करें तो जनरली छोटा है, यानी छोटा बच्चा, जो छोटे बच्चे का पोषण किया जाता है वो दूध के द्वारा किया जाता है। एक तो ये याद रखना, जो हमने जैसे एम्फीबिया पढ़ा है, एविज पढ़ा है,
रेप्टाइल्स पढ़े हैं, फिशिज वर्ग पढ़ा है, उसमें जो पढ़ा हमने उसमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एक आ रहा था। ठीक है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल यहाँ पे 2 हैं, कितने हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। हाँ, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल मनुष्यों के अंतर्गत या फिर जो मेमेलियन है उनके अंतर्गत 2 होते हैं। हृदय 4 कक्षीय होता है, बाया आलिन बाया निलय, इस तरह से मतलब हम तो 4 भागों में बांट सकते हैं, ये भी जनरली सभी जानते हैं बच्चे। हाँ, नियत तापी समतापी हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में जबड़ों में यानी जबड़ों के गर्तों में जो सॉकेट्स होते हैं, जबड़ों के गर्तों में जो सॉकेट्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। हमारे लिए ये जो दांत का सूत्र है इसको हमें अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंसाइजर, केनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स मतलब कृतनक है, रदनक है, अग्र चवर्णक, चवर्णक, इस हिसाब से इनके सूत्र क्या है, इनको किस हिसाब से याद किया जाता है, इसको हम अलग से भी 10-15 मिनट का ये टॉपिक अलग से ले लेंगे, क्योंकि दांत से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो जबड़ों के गर्तों में अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं, इंसाइजर, केनाइन यानी आपका कृतनक है, देखो कृतनक, रदनक, प्रीमोलर्स यानी अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, इसको चवर्णक कहते हैं, इसको अग्र चवर्णक है, फिर इसको रदनक, नहीं हाँ इसको रदनक और इसको कृतनक। हिंदी में नाम इस प्रकार है, लेकिन इंग्लिश वाले टर्म ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल है प्लेटिपस, कंगारू और मनुष्य। तो यहाँ पे आप लिखे, हेडिंग लिखे मेमेलिया के लक्षण। तो इसमें सबसे पहले लिखना, जो पहला पॉइंट हो जाएगा, इनमें दुग्ध ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है। पहला पॉइंट लिखना, इनमें दुग्ध ग्रंथियां या फिर स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें दुग्ध ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखें, ये जीव अपने शिशुओं का पोषण दूध के द्वारा करते हैं। अब मेरे साथ साथ लिखते रहिए जल्दी से। दूसरा पॉइंट लिखें, ये जीव अपने शिशुओं का पोषण दूध के द्वारा करते हैं। ये जीव अपने शिशुओं का पोषण दूध के द्वारा करते हैं। तीसरा पॉइंट, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 2 उपस्थित होते हैं या ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 2 होते हैं। थर्ड पॉइंट लिखें, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 2 होते हैं। हृदय, चौथा पॉइंट लिखे, हृदय कितना होता है, हृदय होता है 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्षीय होता है। हृदय 4 कक्षीय होता है। फिफ्थ पॉइंट लिखे, जो 5वां पॉइंट हो जाएगा वो होगा समतापी एवं नियत तापी होते हैं। अर्थात मेमेलिया होते हैं वो समतापी और नियत तापी होते हैं। लिख लिया, 5वां पॉइंट समतापी एवं नियत तापी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन छठे पॉइंट की, कि जबड़ों के गर्तों में यानी जबड़ों के जो सॉकेट्स बने हुए हैं, जबड़ों के गर्तों में या सॉकेट्स के अंतर्गत, ठीक है, खांचे, ठीक है, गर्त, जबड़ों के गर्तों में, सॉकेट्स में अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखो आप इंसान के देख लो या स्तनधारी, जिस तरह से गाय उसके अंतर्गत आ जाता है, तो जो पशु है, ठीक है, जो दूध देने वाले पशु है, और इंसान के देखो आगे वाले दांत की स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होगी, थोड़े पीछे जाते थोड़ी और अलग होगी। फिर यहाँ पे यानी जो आपके दांतों की स्ट्रक्चर अलग अलग ही होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये चारों दांत, चाहे आप गाय के अंदर ले लो या मनुष्य के अंदर ले लो या फिर कंगारू के अंदर ले लो, इंसाइजर, केनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर, ये चारों प्रकार के दांत उनमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर हमने एविज पढ़ा था तो एविज में तो नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चोंच होती है वो हार्नी प्रकार की, थोड़ी तीखी प्रकार की होती है, वो मुख के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। और हाँ, अगर कोई ये पूछे कि पक्षियों में 4 पैर हो सकते हैं, हाँ, आगे वाले 2 पैर थे, लेकिन उनका रूपांतरण किस में हो गया? उनका रूपांतरण पंखों में हो गया। इसके बाद ये नाम लिख ले, जबड़ों के गर्तों में अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। इंसाइजर, केनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर्स, आपका कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसके बाद में एग्जाम्पल लिखना, प्लेटिपस, कंगारू और मनुष्य। प्लेटिपस, कंगारू और मनुष्य, ये 3 एग्जाम्पल लिखना। और इसमें अगर आपके 7, 8, 9, 10 और पॉइंट जोड़ना सकते हो, आप खुद भी जोड़ सकते हो। छोटे छोटे शरीर पे रोम होते हैं, त्वचा इस प्रकार की होती है। फिर जो कंकाल जो पूरा होता है अस्थियों से बना हुआ, अस्थियां
भारी होती है, मतलब शरीर का पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। बहुत सारे अपन लक्षण लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, द क्लासिफिकेशन ऑफ मेमेलिया। तो जो मेमेलिया के जो क्लासिफिकेशन है उसके वर्गीकरण की बात करते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसको उतार लिए, अगर कुछ बाकी रहा है तो इसके बाद इसको रफ करके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जो इसके सामान्य लक्षण थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी मेमेलिया का जो क्लासिफिकेशन है, जो इसका वर्गीकरण है उसकी बात करते हैं। देखो, इसको 3 भागों में बांटा गया और कौन सा कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। प्रोटोथीरिया है, मेटाथीरिया है और यूथीरिया है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब बात करते हैं प्रोटोथीरिया की, एक बार पूरा समझें। ये आदिकालीन स्तनी थे जो सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के समान थे, यानी ये प्राचीन काल में पाए जाने वाले स्तनी यानी आप जानवर बोल सकते हो, जो कि रेप्टाइल्स के समान थे और इनको प्रोटोथीरिया के अंतर्गत रखा जाता था। अब देखना कि ये अंडे देने वाले थे, पहली बात अंडे देने वाले थे। देखो, ये मेटाथीरिया और यूथीरिया, एक तो स्तनी भी है, सुनो, स्तनी होते हैं वो जरायुज। जरायुज का मतलब होता है जन्म देने वाले, किसी शिशु को जन्म देने वाले जरायुज कहलाते हैं। और अंडज का मतलब होता है अंडे देने वाले, अंडज कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंडे देने वाले पशु या पक्षी है या कोई जानवर है उसे हम क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं, अंडे देने वाले को। और जरायुज यानी जन्म देने वाला होता है, तो अंडे देने वाले। अब इसके बाद गण की, इस प्रोटोथीरिया की गण की बात करता हूँ, ये मैंने गण लिखा है, ठीक है। इसके बाद नहीं, ये दो तो इसके सामान्य पॉइंट लिखे थे और फिर प्रोटोथीरिया करके आप गण लिख सकते हो। तो मोनोट्रिमेटा, मोनोट्रिमेटा इसका गण है। इसमें प्लेटिपस आता है। तो हमें ये जो एग्जाम्पल है ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वर्तमान में ये एकमात्र देखा जाए तो मतलब प्लेटिपस, सबने नाम सुना होगा, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि कैसा है, अंडे देने वाला स्तनी है। तो हमें ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्तनी है, यानी मेमेलिया है, जो मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत तो आता है लेकिन वो जरायुज यानी जरायुज न होते हुए अंडज है। क्वेश्चन घुमाएगा आपको कि मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत आने वाला ऐसा कौन सा जीव है, या फिर ऐसा कौन सा मतलब गण हो जाएगा मोनोट्रिमेटा, जो कि यानी आता किसके अंतर्गत है, मेमेलिया के अंतर्गत, लेकिन वो जरायुज नहीं होके अंडज होता है। तो जरायुज का मतलब जन्म देने वाला, अंडज यानी अंडे देने वाला। तो ये मोनोट्रिमेटा के अंतर्गत प्लेटिपस आता है। कौन? प्लेटिपस का नाम है ऑर्निथोरिक्स। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वैज्ञानिक नेम या साइंटिफिक नेम है। तो ये प्लेटिपस जो आता है ये किसके अंतर्गत है, मोनोट्रिमेटा, मोनोट्रिमेटा प्रोटोथीरिया के अंतर्गत। तो ये आदिकालीन स्तनी जंतु जो सरीसृप के समान थे, ये पाए कहाँ जाते हैं, अगर ये देखो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यू गिनी है, तस्मानिया है, उन इलाकों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया नाम सुना होगा आपने, तो प्लेटिपस हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानिया, न्यू गिनी वाले जो इलाके हैं, जो देश है, उनमें पाया जाता है। ये आदिकालीन स्तनी है। इसके बाद अंडे देने वाले हैं और गण। तो प्रोटोथीरिया के दो लक्षण लिख के फिर लिखना गण, और गण के बाद हम लिखते हैं मोनोट्रिमेटा, और इसके बाद है प्लेटिपस। ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका साइंटिफिक नेम है। फिर से बता रहा हूँ, प्लेटिपस एग्जाम्पल हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार इसको अब समझ लेते हैं, ठीक है। पूरा समझाने के बाद एक एक पॉइंट में आपको लिखवा दूंगा। मेटाथीरिया की बात करें तो ये जो मेटाथीरिया होते हैं, योग सेल या प्लेसेंटा रहित या प्लेसेंटा से, यानी इनमें जो अपरा होती है प्लेसेंटा, जिस तरह से मनुष्यों में अपरा या प्लेसेंटा पाई जाती है, ठीक है, तो इनमें जो प्लेसेंटा होती है या तो वो यानी योग सेल सहित भी हो सकती है, यानी प्लेसेंटा होती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद धानी युक्त थैलिया, कंगारू में देखा होगा तो जो बच्चा होता है जन्म लेता है उसके कुछ समय तक, और बाद में भी छोटे बच्चे होते हैं वो, यानी उसके आगे वाला पार्ट होता है इस तरह से थैली नुमा होता है, ठीक है। तो बच्चे उसके मुंह से नीचे थैली नुमा संरचना होती है, उसमें रहते हैं। धानी युक्त यानी शिशुधानी, ठीक है, शॉर्ट में लिखा, यहाँ लिख सकते हो अपन। शिशुधानी क्या होता है, शिशुओं को रखने की शिशुधानी युक्त या फिर थैली जैसी आगे इनकी संरचना होती है। जरायुज, जरायुज जन्म देने वाले। गण तो मार्सुपियल,
कंगारू को मार्सुपियल कहते हैं, तो गण है मार्सुपिएला, गण क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा मार्सुपिएला। और एग्जाम्पल है कंगारू, सभी जानते हैं कंगारू एक स्तनी है, जन्म देता है बच्चों को, और धानी युक्त, शिशु धानी युक्त, आगे उसकी संरचना भी होती है थैली जैसी संरचना जिसमें बच्चों को रखते हैं। लेकिन वो बच्चा जब जन्म लेता है थोड़ा मतलब पूर्ण रूप से परिवर्तित या पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, उस धानी में कुछ समय तक रखा जाता है, इसके बाद में वो विकसित होता है। और फिर छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो उसी के अंदर रहते हैं। तो यानी मेटाथीरिया के अंतर्गत बात करें तो ये प्लेसेंटा रहित या प्लेसेंटा सहित, यानी प्लेसेंटा पाया भी जा सकता है, प्लेसेंटा नहीं भी हो सकता है। इसके बाद धानी युक्त या थैली जैसी इसमें संरचना होती है। इसके बाद जरायुज यानी जन्म देने वाले गण की बात करें तो मार्सुपिएला, गण क्या हो जाएगा, गण है मार्सुपिएला। और एग्जाम्पल है कंगारू। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में, हम लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप के अंतर्गत जो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र है यानी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ये मेटाथीरिया वाले पाए जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं यूथीरिया। यूथीरिया क्या है, ये थर्ड हो जाएगा आपका यूथीरिया। प्लेसेंटा उपस्थित, आपने देखा होगा मनुष्यों के अंदर प्लेसेंटा उपस्थित है। हाँ, हमें ये पूछ सकता है मनुष्य को किसके वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, यूथीरिया के अंतर्गत। किसको, यूथीरिया के अंतर्गत। तो यूथीरिया प्लेसेंटा उपस्थित होता है। उच्च जरायुज यानी जो बच्चे को जन्म देने की अगर इसकी बात करें ये भी जरायुज होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं यूथीरिया के उच्च जरायुज होते हैं। अंडे देने की कोई नहीं, और बच्चा अंडज कोई भी नहीं होता है, और बच्चे जो उत्पन्न होते हैं वो भी विकसित एक अच्छा परिवर्तित विकसित होता है, यानी तो इसलिए इसको उच्च जरायुज क्षमता या उच्च जरायुज कहा जाता है। तो यूथीरिया प्लेसेंटा उपस्थित उच्च जरायुज होते हैं। शिशुधानी के बिना, शिशुधानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है, कंगारू जैसी परिस्थिति अपने है नहीं, ठीक है, तो हमें शिशुधानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिशु अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तित दशा में जन्म लेता है, शिशुधानी के बिना ही होते हैं, शिशुधानी जरूरत नहीं है। इसके बाद भी शिशु होता है, जो बच्चा होता है, अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तित या विकसित दशा में जन्म लेता है। एग्जाम्पल मनुष्य यानी होमोसेपियंस। अब गण है, देखो रोडेंशिया, प्राइमेट्स, कार्निवोरा और प्रोबेसिडिया और ये हो जाएगा प्यूब्यूलिडेंटा। ये जो मैंने गण लिखे हैं ये गण महत्वपूर्ण होंगे इसलिए लिखे हैं। अगर होमोसेपियंस की बात करें तो मनुष्यों को होमोसेपियंस के अंदर रखा जाता है। जो साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस सेपियंस, ये एक ले लिया मैंने ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ये सारे मनुष्य के अंतर्गत है। गण की बात करें तो होमोसेपियंस, गण की बात करें तो होमोसेपियंस, और इसके नाम की बात करें मनुष्य की तो होमोसेपियंस सेपियंस। इसके बाद में रोडेंशिया, चूहों को इंग्लिश में रेड्स कहा जाता है, ठीक है, तो रोडेंशिया यानी चूहे या रेड्स, इसमें लिख सकते हैं अपन रेड्स, ठीक है, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं। तो रोडेंशिया चूहों को किस गण के अंदर रखा जाता है, रोडेंशिया किस वर्ग के अंदर रखा जाता है, यूथीरिया के अंतर्गत। चूहे कभी अंडे नहीं देते हैं, चूहे बच्चों को ही जन्म देते हैं। प्राइमेट्स, ठीक है, सभी बंदर यूथीरिया के अंतर्गत, बच्चे भी ये अंडे भी, ये जो बंदर होते हैं ये कभी अंडे नहीं देते, ये जरायुज होते हैं। तो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स एक गण है, प्राइमेट्स एक गण है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बंदरों को रखा जाता है। रोडेंशिया एक गण है जिसके अंतर्गत चूहों को रखा जाता है। कार्निवोरा, कार्निवोरा भी एक गण है, ये मैंने कार्निवोरा लिखा है यहाँ पे, अगर कार्निवोरा इसमें घोड़ों को रखा जाता है। फिर प्रोबेसिडिया जो चौथा हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट, ये और ये, प्रोबेसिडिया चौथा पॉइंट है, प्रोबेसिडिया जिसमें हाथी को रखा जाता है। और प्यूब्यूलिडेंटा इसमें चींटीखोर को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, चींटीखोर को। अब आइए एक एक पॉइंट को हम वापस लिखते हैं और समझते हुए लिखेंगे, ठीक है। मेमेलिया, और फिर से बता रहा हूं यहाँ पे देखो, एक बार अपन लिख लेते हैं फिर इस टॉपिक के बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। यानी कहना ये था कि ये जो मैंने लिखवाया है इतना आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। मैं जो कशेरुकी वर्टिब्रेट के बारे में जो स्टडी कर रहे थे, अकशेरुकी और कशेरुकी, जो आपका कशेरुकी था वर्टिब्रेट कोर्डेटा के बारे में लास्ट पॉइंट था, ये 5th पॉइंट अपने मेमेलिया, जिसको हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है विद इसके जो जनरल करेक्टर सामान्य लक्षण है उसको वो लिख लिया है, क्लासिफिकेशन पूरा कर लिया है।
तो सबसे पहले लिखे मेमेलिया और इस तरह इसके 3 भाग बना दे, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा छोटा कर लेना, इसमें हमें थोड़ा ज्यादा लिखना है, इसलिए इसकी थोड़ी जगह ज्यादा रखना रजिस्टर में। तो इसमें प्रोटोथेरिया लिख ले आप, सबसे पहले लिखे प्रोटोथेरिया, फिर प्रोटोथेरिया के नीचे आप पॉइंट बना के लिखें, स्टार लिखे, एरो लिखे, ये आपकी इच्छा। तो एक एरो करके आप लिख सकते हैं। ये आदिकालीन स्तनी थे जो कि सरीसृप के समान दिखते थे या सरीसृप के समान थे। पहला लिखें, ये आदिकालीन स्तनी थे जो सरीसृप रेप्टाइल के समान थे। पहला पॉइंट लिखें। ठीक है, जल्दी लिखते हैं। प्रोटोथेरिया में पहला पॉइंट, आदिकालीन स्तनी थे जो रेप्टाइल के जैसे दिखते थे या रेप्टाइल के समान थे। दूसरा लिखें, अंडे देने वाले। कैसे थे? अंडे देने वाले, अंडे देने वाले। अब इसके बाद लिख सकते हो प्रोटोथेरिया के गण करके। पहला लिखना गण है मोनोट्रिमेटा, एक गण आता है प्रोटोथेरिया का, एक गण है मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा, मोनोट्रिमेटा एक गण लिख लिया हमने। ठीक है, अब ये गण लिखा देखो, आदिकालीन स्तनी के थे जो रेप्टाइल्स के समान थे, अंडे देने वाले। फिर प्रोटोथेरिया करके लिखे गण, और गण के अंदर लिखे मोनोट्रिमेटा। क्या लिखना है? मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा लिखने के बाद लिखें उदाहरण प्लेटिपस। क्या लिखें? प्लेटिपस। और ये एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट करें क्योंकि ये एक ऐसा स्तनी है जो स्तनी यानी मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हुए भी क्या करता है, ये अंडज है, अंडों को देता है, न कि सीधे बच्चों को जन्म देता है, अंडे देता है। तो ऑर्नियोथोरिंक्स ये इसका साइंटिफिक नेम है, ऑर्नियोथोरिंक्स ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ये लिख लिया आपने पूरा। अब बात करते हैं मेटाथेरिया की। अब दूसरा आप लिख लें मेटाथेरिया, दूसरा लिखें मेटाथेरिया। मेटाथेरिया के अंदर लिखें योग शेक प्लेसेंटा सहित या प्लेसेंटा रहित। ठीक है, योग शेक अपने प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, जो इसमें बीच वाला जो मतलब भाग होता है। ठीक है, योग शेक पीला पीला, तो योग शेक या फिर प्लेसेंटा सहित या प्लेसेंटा रहित है। देखो, योग को अगर डिटेल से देखा जाए बहुत सारी इसमें स्टडी हो जाएगी, मतलब बहुत सारा मैटर है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है। अगर आपको योग शेक याद रहे नहीं रही तो इतना कर देना प्लेसेंटा सहित या प्लेसेंटा रहित, सिंपल सी बात, इतना याद रखना। फिर इसके बाद इसमें लिखें शिशु धानी युक्त या थैली जैसी संरचना। शिशु धानी युक्त या थैली जैसी संरचना, ये याद नहीं रहे लिख लेना। कंगारू में जो पाया जाता है ना आगे, तो वो इस तरह से हम चीजें इमेजिन करके याद कर सकते हैं चीजों को। तो शिशु धानी युक्त या थैली जैसी संरचना। इसके बाद लिखे जरायुज स्तनी। जरायुज स्तनी बच्चों को जन्म देने वाले स्तनी हैं। इसके बाद में मेटाथेरिया करके लिखे गण। मेटाथेरिया के गण जरायुज स्तनी, जरायुज स्तनी लिख लिया। इसके बाद लिखे मेटाथेरिया के गण, और गण करके लिखना है आपको मार्सोपिएला। एक ही गण है, क्या हो जाएगा? मार्सोपिएला। मार्सोपिएला इसका जो गण है। इसमें लिखना कंगारू, क्या हो जाएगा? कंगारू। हमें ये चीजें याद रखनी है। देखो, मार्सोपिएला नाम आते ही कंगारू लगभग सभी को याद आ जाता है, लेकिन अगर कंगारू दे दिया और मेटाथेरिया दे दिया तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना। तो जो थैली जैसी संरचना होती है मेटाथेरिया में, तो हमें कंगारू अपने आप याद रह जाएगा। देखो, याद करने का तरीका देखें तो थैली जैसी संरचना होती है वो कंगारू में होता है। तो ये पॉइंट किसके अंतर्गत आ रहा था? मेटाथेरिया के अंतर्गत। बाकी इनमें किसी में ऐसा पॉइंट आ ही नहीं रहा। देखो, ये तो अंडे देने वाले, अगर इसको आप इस तरह से पढ़े, देखो ये तो अंडे देने वाले थे प्रोटोथेरिया, तो थैली की जरूरत ही नहीं पड़ी। मनुष्यों में क्या थैली होती है? आपने आज तक देखा? अगर इनके बंदरों में, मनुष्यों में, घोड़ों में, हाथी में नहीं होती, कोई धानी नहीं होती, तो रहा कौन? मेटाथेरिया। इसमें होती है तो कौन होगा? कंगारू। ठीक है, और मनुष्य अंडे देते हैं, चूहे अंडे देते हैं, सभी बंदर अंडे देते हैं क्या? नहीं, ये सारे के सारे क्या जरायुज हैं। और कंगारू अंडे देता है नहीं, क्योंकि उसमें धानी है। तो एक ही बचा कौन?
प्लेटिपस। कौन बचा? प्लेटिपस किसके अंदर आ जाएगा? प्रोटोथीरिया के अंतर्गत। तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं कि प्लेटिपस प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आ जाएगा। ये धानीयुक्त जैसी संरचना मेटाथीरिया के अंतर्गत, यानी जो मार्सुपियल है, कंगारू, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और यूथीरिया, इसमें तो अंडे होंगे नहीं, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग होएगा। धानी की बात रही तो केवल और केवल कंगारू में है, इन चीजों में होगी नहीं। तो ये लिख ले, गण मार्सुपियला और कंगारू। ठीक है, जल्दी लिखें, गण है मार्सुपियला और कंगारू। अब बात करते हैं यूथीरिया के अंतर्गत। ये कहाँ पाए जाते हैं लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप। ऑस्ट्रेलियन है, न्यू गिनी है, तस्मानिया वाले जो देश है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें अधिकांशतः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और इससे तो ये आप तो लगभग विश्व में सभी जगह पाए जाते हैं। इंसान तो पाए जाते हैं, चूहे, सभी बंदर, घोड़े, हाथी, मोस्ट ऑफ सभी जगह पाए जाते हैं। यूथीरिया लिखें, प्लेसेंटा उपस्थित, प्लेसेंटा उपस्थित होता है यूथीरिया के अंतर्गत। प्लेसेंटा की कोई बात ही नहीं करता है, ठीक है। प्लेसेंटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें प्लेसेंटा उपस्थित है, तो इसमें लिख लिया प्लेसेंटा उपस्थित। अब इसकी बात करते हैं उच्च जरायुज। उच्च जरायुज बता दिया, बिना धानी के बिना, यानी शिशु धानी के बिना, शिशु धानी नहीं है। इसके बाद ही बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, अधिक परिवर्तित, एक सुविकसित अवस्था में जन्म लेते हैं। तो शिशु धानी के बिना शिशु अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तित दशा में जन्म लेता है। ये पॉइंट हो गया आपका। अब बात करते हैं अपन जिसे मनुष्य, तो मनुष्य को होमोसेपियंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो नाम क्या है साइंटिफिक? होमोसेपियंस, सेपियंस। तो मनुष्य का नाम होमोसेपियंस है। ये भी गण के अंतर्गत रखा जाता है, ये भी गण है, लेकिन मैंने सीधा नाम लिख लिया ताकि कंफ्यूज नहीं हो। मनुष्य इसके अंतर्गत आता है, इजी वे में हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखना, देखो, रोडेंशिया गण है जिसके अंतर्गत चूहों को रखा जाता है। प्राइमेट्स एक गण है जिसमें सभी बंदर को रखा जाता है। कॉर्निवोरा, कॉर्निवोरा गण है जिसमें घोड़ों को रखा जाता है। प्रोबेसिडिया, प्रोबेसिडिया भी एक गण है जिसमें हाथी को रखा जाता है। और प्यूब्यूलिएंटा, ये भी गण है जिसमें चींटीखोर को रखा जाता है। अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे और, मतलब 5 लिखे हैं, 7-8 और गण हैं, मतलब ये टोटल इसमें 15-16 ऐसे कुछ गण हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ दिया है, जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखो, क्योंकि लेबर असिस्टेंट का एग्जाम है, तो कहाँ से पूछ लेगा? घोड़े, सभी बंदर, या फिर हाथी, चींटीखोर, इनका कोई साइंटिफिक नेम पूछ लेगा या इनका गण पूछ लेगा। तो यहाँ तक जा सकता है, और ज़्यादा डीप नहीं जा सकता है वो, ठीक है। तो ये जो वर्टिब्रेट था, सुने, जो वर्टिब्रेट का टॉपिक था उसको हमने काफ़ी अच्छे से नोट्स सारे लिखवाते हुए, इनका क्लासिफिकेशन कैसा था सारी बताते हुए, क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है वो सारा चीज़ें बताते हुए मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है, जो आपका 15वां लेक्चर रहेगा, वो नॉन कोडेटा पे रहेगा, अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट पे रहने वाला है। और उसमें हमारे लगभग 3 से 4 क्लास होगी, तब जाके वो कंप्लीट होगा। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी टफ भी है, हमने थोड़ा इसको टुकड़ों में बांट के पढ़ा है, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से आप उतार लेना, अगर कुछ चीज़ें बाकी रहेगी मैंने एक एक पॉइंट उतार लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।